हाय एवरीवन। कैसे हो यार आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैं इस टाइम यूट्यूब में ज्यादा टाइम दे नहीं पाया, बिकॉज बैचेस में काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड था। तो आज जरा सा टाइम मिला है, तो सोचा क्यों ना एक रिवीजन वीडियो लेके आऊं मैं। राइट। मेरे को स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक फिक्स्ड इनकम और एक डेरिवेटिव्स पे आप एक फुल रिवीजन वीडियो लेके आइए, जैसा आपने क्वांट्स का लेके आए थे अभी थोड़ा टाइम पहले। राइट। तो आज हम लोग डेरिवेटिव्स को टैकल करेंगे, और मेरे को कल टाइम मिल गया तो मैं कोशिश करूंगा फिक्स्ड इनकम का लेके आने का। राइट। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद डेरिवेटिव्स फटाफट से। राइट। तो डेरिवेटिव्स को क्विकली अगर रिवाइज करना है, तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स टॉपिक को आप डिवाइड कर दो इनटू इंस्ट्रूमेंट्स, कि सर इसके अंदर कौन से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वी हैव ऑप्शंस, we have forward, we have futures, we have forward rate agreement, we have interest rate futures and we have swaps. right? इसको एकदम बाइफोकेट कर दो। अब एक एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे पड़ते हैं अपन, जैसे कि ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में क्या क्या अपने को डिस्कस करना है पहले वो देखते हैं, फिर फॉरवर्ड्स, फिर ऐसे करते 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 सारे के सारे डेरिवेटिव्स को क्विकली रिवाइज कर देते हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ। चल, ऑब्वियसली ये वीडियो नवंबर 2025 कैंडिडेट्स के लिए है। राइट। तो अपने को फटाफट से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले तो यार ऑप्शंस को ही पकड़ता है। ऑप्शंस। तो सर इसके अंदर सबसे पहला चीज तो ध्यान में आ रहा है सर, यहाँ पे दो टर्म्स इन लोग यूज करते हैं, एक तो पे ऑफ और एक प्रॉफिट। राइट। पे ऑफ का मतलब क्या है? पे ऑफ, देखो यार, पे ऑफ का मतलब होता है कैश फ्लो ऑन मेच्योरिटी। पे ऑफ का मतलब है कैश फ्लो ऑन मेच्योरिटी। फिर क्वेश्चन पूछेगा, नहीं नहीं यार अपने को पे ऑफ नहीं चाहिए, अपने को चाहिए प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं आफ्टर एडजस्टिंग फॉर प्रीमियम। पे ऑफ में से अगर आप प्रीमियम को एडजस्ट करोगे तो जो आएगा दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस। राइट। इट इज आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम। सबको क्लिक हो रहा होगा, नवंबर 2025 कैंडिडेट्स, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर प्रीमियम। फिर सर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम, इनफैक्ट मनीनेस। मनीनेस, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। इसी स्टाइल से अपना वीडियो चलने वाला है। राइट, बिकॉज एकदम क्विक रिवीजन का बात हो रहा है। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन में सर अपने को पता है तीन टाइप का मनीनेस होता है। एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। राइट। तो मनीनेस में दो पार्ट कर देते हैं, कॉल के केस में और पुट के केस में। इनफैक्ट ऐसे कर देते हैं। तीन पार्ट, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि यार इन द मनी कब कहते हैं, आउट ऑफ द मनी कब कहते हैं और एट द मनी कब कहते हैं। तो कॉल के केस में हर एक में दो पार्ट कर देते हैं। इन द मनी कॉल के केस में कब कहा जाता है? सर अगर शेयर प्राइस या स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं कॉल इज इन द मनी। और सर पुट के केस में कब कहा जाता है इन द मनी? जब आपका शेयर प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से कम है, एस लेस देन एक्स, तो पुट इज इन द मनी। एट द मनी कब बोलेंगे सर? अब चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, एट द मनी हम लोग कब बोलते हैं? व्हेन एस इज इक्वल टू एक्स, योर स्ट्राइक प्राइस। आउट ऑफ द मनी कॉल के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर एस इज लेस देन एक्स, सो शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से भी कम है, राइट, तो कॉल इज आउट ऑफ द मनी। और पुट के केस में, सर इफ शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तो पुट के केस में कहते हैं अपन पुट इज आउट ऑफ द मनी। राइट, ये हो गया आपका मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। अब डिस्कस करते हैं कि सर ऑप्शन के प्रीमियम को अगर अपने को डिकम्पोज करना है इनटू टू पार्ट्स, ऑप्शन प्रीमियम को सर दो पार्ट में डिकम्पोज करना है। अपने को पता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम का दो पार्ट्स होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम लोग एक्सरसाइज वैल्यू भी कहते हैं, और एक होता है आपका टाइम वैल्यू, टीवी, आईवी टीवी।
टाइम वैल्यू हमेशा ही बैलेंसिंग फिगर होता है। बैलेंसिंग फिगर। तो अपने को पूरा का पूरा फोकस करना है इंट्रिंसिक वैल्यू पर। सर कैसे निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू? कॉल के केस में, पुट के केस में। कॉल के केस में पहले तो डिस्कस करते कॉल। कॉल के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू इज एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। या तो ये होगा या फिर जीरो। या तो एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस या फिर जीरो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके। पुट के केस में क्या होगा सर? इंट्रिंसिक वैल्यू पुट के केस में या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस एस या फिर जीरो। ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन एकदम याद आ रहा होगा। हाँ सर, ऑप्शन प्रीमियम को इस तरीके से डिकम्पोज करते थे इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इनटू टाइम वैल्यू, राइट? आपको देखना है क्या ऑप्शन इन द मनी है क्या? आपको देखना है क्या ऑप्शन इन द मनी है क्या? कॉल इन द मनी कब होता है? जब एस इज ग्रेटर देन एक्स। अगर है तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी एस माइनस पीवी ऑफ एक्स, अगर नहीं है तो जीरो। पुट के केस में देखना है क्या पुट इन द मनी है क्या, राइट? मतलब इफ एस इज लेस देन एक्स, अगर ऐसा है क्या, अगर है तो पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा पीवी ऑफ एक्स माइनस एस या फिर क्या, जीरो। और टाइम वैल्यू क्या होगा? तो पूरा का पूरा बैलेंस फिगर। तो पे ऑफ, प्रॉफिट लॉस, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। अब ऑप्शन में अपन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर ऑप्शन वैल्यूएशन। पहले ऑप्शन वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। ऑप्शन वैल्यूएशन। सर ऑप्शन के प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करें? तो एक तरीका, वैसे तो तीन तरीका बोला हुआ है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन वाइज अगर आपको करना है तो रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच है। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच। इसमें क्या होता है सर? आपको अगर डायग्राम याद आ रहा होगा तो अभी का कुछ शेयर प्राइस रहता है S0। या तो शेयर प्राइस कुछ हो जाएगा, अपर शेयर प्राइस को यूएस कर देता हूँ। या तो शेयर प्राइस नीचे चले जाएगा, डाउन शेयर प्राइस, लोअर शेयर प्राइस को डीएस कर देता हूँ, राइट? अपने को फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालना है। दैट इज रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, जिसको सूडो प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, राइट? पाई वन माइनस पाई। और अपने को एकदम पता होना चाहिए कि सर पाई कैसे निकलेगा, राइट? तो पाई निकालने का तरीका, इट इज कैपिटल आर विच स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर द होल डिवाइड बाय अप मूव फैक्टर माइनस डाउन मूव फैक्टर। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अभी का शेयर प्राइस है 500, और अगर शेयर प्राइस ऊपर गया तो सर 600 हो सकता है, और अगर नीचे आया तो से 400 हो सकता है। और सपोज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न देके रखा हुआ है 6% पर एनम। तो बस पाई निकालने का फॉर्मूला इज इंटरेस्ट रेट फैक्टर, 6% का फैक्टर रेट 1.06 माइनस डाउन मूव फैक्टर बोल रहा है, मतलब शेयर प्राइस 500 का 400 हो गया, मतलब कहने से 20% गिरा। 20% माइनस 20% का फैक्टर होता है 0.8 अपॉन अप मूव फैक्टर। सर शेयर 500 का 600 हो गया तो 20% बढ़ा, राइट? 20% बढ़ गया मतलब इसका फैक्टर होता है 1.2 माइनस 0.8। इस तरीके से हम निकालते हैं पाई, राइट? एंड ऑब्वियसली पाई कुछ आएगा तो वन माइनस पाई तो इजीली निकाला जा सकता है। फिर क्या करते हैं सर हम लोग? फिर ऑप्शन का वैल्यूएशन, ऑप्शन वैल्यू टुडे, ऑप्शन वैल्यू टुडे इज इक्वल टू जो भी पे ऑफ है, पे ऑफ इंटू पाई अपर पे ऑफ कर देता हूं, प्लस नीचे वाला पे ऑफ लोअर पे ऑफ इंटू वन माइनस पाई द होल डिवाइड बाय वन
प्लस आर एफ टू द पावर टी। इस तरीके से ऑप्शन का वैल्यूएशन निकाला जाता है। एंड आई एम 100% श्योर जिनका भी एग्जाम्स अभी है 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उनको पूरा याद आ रहा होगा। फिर डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्रीमियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्रीमियम। सर ऑप्शन का प्रीमियम कौन से फैक्टर्स से अफेक्टेड है? तो ऑप्शन का प्रीमियम अफेक्टेड है विथ शेयर प्राइस, राइट? ऑप्शन का प्रीमियम गेट्स अफेक्टेड बाय शेयर प्राइस, इट गेट्स अफेक्टेड बाय व्हाट? स्ट्राइक प्राइस, it gets affected by what? Volatility, it's get affected by what? Time, it's get affected by what? Interest rate denoted by RF, risk free rate, it gets affected by what? Dividend, and also get affected by storage cost। कुछ याद आ रहा है क्या? ऑप्शन का प्रीमियम कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होता है? सर इट इज एक्स, एस, एक्स सिग्मा टी, आर एफ, डिविडेंड, स्टोरेज कॉस्ट, राइट? अपने को ये जानना है कि सर कैसे अफेक्ट होता है। ये तो है फैक्टर्स, इनके नाम है, ये फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। अब बताइए ना सर कैसे अफेक्ट होता है, राइट? तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो शेयर्स का अगर बात करें तो हम लोग को पता है कॉल इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एस। मतलब जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कॉल का प्रीमियम ऊपर जाता है, शेयर प्राइस नीचे आएगा तो कॉल का प्रीमियम नीचे आएगा, राइट? तो फटाफट से करते हैं, दो एरोस करके। कॉल के केस में पॉजिटिव, पुट के केस में पुट इज द नेगेटिव फंक्शन ऑफ एस, नेगेटिव। एक्स का डिस्कस कर लेते हैं। कॉल के केस में नेगेटिव, राइट? स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो तो कॉल का प्रीमियम कम, राइट? स्ट्राइक प्राइस कम है तो कॉल का प्रीमियम ज्यादा। और पुट के केस में पॉजिटिव। अब आते वॉलिटिलिटी। सर वॉलिटिलिटी के केस में भी नो, ऑप्शन का प्रीमियम आर व्हाट? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वॉलिटिलिटी, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वॉलिटिलिटी, राइट? चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। मतलब अगर वॉलिटिलिटी बढ़ेगा ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर वॉलिटिलिटी कम होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम कम होंगे, राइट? टाइम, टाइम में भी नो दैट सर लॉन्ग टर्म ऑप्शंस मोर वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल देन शॉर्ट टर्म ऑप्शंस। अभी कुछ भी लॉजिक वगैरह थोड़ी ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, राइट? फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस मोर वैल्यूएबल देन शॉर्ट टर्म ऑप्शंस। खाली एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, पुट के केस में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सर शॉर्ट टर्म पुट मे बी मोर वैल्यूएबल, मे बी मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग टर्म। इन केस ऑफ कब? डीप इन द मनी पुट। याद आ रहा होगा डीप इन द मनी पुट के केस में क्या पता शॉर्ट टर्म में बी मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग टर्म। इन केस ऑफ डीप इन द मनी पुट, तो कौन से फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया अपन ने? एस को देख लिया, एक्स को देख लिया, सिग्मा को देख लिया, टाइम को देख लिया। अब रिस्क फ्री रेट को देखते हैं, इंटरेस्ट रेट को। रिस्क फ्री रेट, तो कॉल के केस में ध्यान रहे इट इज व्हाट? पॉजिटिव फंक्शन। मतलब इंटरेस्ट रेट अप तो कॉल का प्रीमियम अप, इंटरेस्ट रेट डाउन तो कॉल का प्रीमियम डाउन। पॉजिटिव फंक्शन। और पुट के केस में ठीक उल्टा, नेगेटिव फंक्शन। सर डिविडेंड का क्या होगा? डिविडेंड कॉल के केस में नेगेटिव फंक्शन। मतलब डिविडेंड अगर बढ़ा तो कॉल का प्रीमियम डाउन, डिविडेंड गिरा तो कॉल का प्रीमियम अप, वैसे नेगेटिव फंक्शन। और पुट के केस में पॉजिटिव फंक्शन।
लास्ट एक बच गया अपना, स्टोरेज कॉस्ट। यहीं पे सल्टाते हैं स्टोरेज कॉस्ट को भी। स्टोरेज कॉस्ट कॉल के केस में पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव, और पुट के केस में नेगेटिव। ये है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्रीमियम, और कैसे अफेक्ट होते हैं उसका भी अपन ने फटाफट से डिस्कशन कर लिया। अब वी हैव पुट कॉल पैरिटी, पीसीपी, एंड पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी, पीसीएफपी। एकदम इक्वेशन पता होना चाहिए अपने को। पुट कॉल पैरिटी ये कहता है सर कि आप पुट बाई कीजिए प्लस स्टॉक बाई करेंगे, पुट बाई स्टॉक बाई इट इज इक्वल टू कॉल बाई एंड, इनफैक्ट प्लस कर देता हूं, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। दिस इज योर पुट कॉल पैरिटी का रिलेशनशिप, राइट। पुट बाइंग स्टॉक बाइंग शुड बी इक्वल टू कॉल बाइंग एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट, एंड राइट साइड को हम लोग कहते हैं फिड्यूशियरी कॉल। ये है आपका पुट कॉल पैरिटी। अब डिस्कस कर लेते हैं पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। क्या इक्वेशन याद आया क्या? इक्वेशन पुट कॉल पैरिटी, हाँ यार। एक पोर्टफोलियो है प्रोटेक्टिव पुट का जहां पे पुट बाइंग स्टॉक बाइंग होता है, एक पोर्टफोलियो फिड्यूशियरी कॉल का जहां पे कॉल बाइंग होता है, और एक ट्रेजरी जेडसीबी बाई होता है जिसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। ये वाला जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, पीवी ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर हमने एक ट्रेजरी जेडसीबी को बाई किया है जिसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे जस्ट लिख देता हूं मैं, ट्रेजरी जेडसीबी of face value is equal to strike price. Now we have put call forward parity, PCFP. पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी का जो राइट साइड है ना वो सेम है, मतलब कॉल बाइंग एंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स। ये वाला पार्ट आपका सेम है, मतलब राइट साइड इज व्हाट, फिड्यूशियरी कॉल। लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेफ्ट साइड में पुट बाइंग तो रह गई, राइट। इसके साथ साथ हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ करते हैं प्लस पीवी ऑफ एफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ, एंड हम लोग एक फॉरवर्ड भी बाई कर लेते हैं, फॉरवर्ड बाई। तो क्या चेंजेस हुआ? राइट साइड इज सेम, दैट इज व्हाट फिड्यूशियरी कॉल। लेफ्ट साइड में पुट बाइंग जो पहले भी था पुट कॉल पैरिटी में, उसके साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ की है, राइट, एंड एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई की है। तो आपको जस्ट ध्यान में रखना है, ये वाला जो पार्ट है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ, दिस इज लाइक बाइंग ट्रेजरीज एचसीबी, ट्रेजरीज एचसीबी ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस। और ये वाला पार्ट क्या है? ये तो अपने को पता ही है, दिस इज व्हाट ट्रेजरीज एचसीबी of face value is equal to strike price. This is your put call parity and put call forward parity. एंड लास्टली अपने को ऑप्शंस के केस में पता होना चाहिए सर, हाउ डू वी कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को लोअर बाउंड कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को अपर बाउंड कहते हैं। पहले मिनिमम वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू का कैलकुलेशन इट इज सेम लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले डिकम्पोजिशन वाले पार्ट में, सेम है। तो कॉल का अगर बात करें, कॉल के केस में
तो या तो S माइनस पीवी ऑफ एक्स होगा या फिर जीरो। आउटपुट के केस में अगर बात करें तो सर या तो पीवी ऑफ एक्स माइनस एस होगा या तो जीरो। ये सेम टोन हमने इंट्रिंसिक वैल्यू करते हुए भी बोला था, राइट। और अपर बाउंड का अगर बात करें, अपर बाउंड, तो सर कॉल के केस में अपर बाउंड इज व्हाट, एस, शेयर प्राइस बोल लो या स्पॉट प्राइस व्हाटएवर। पुट के केस में इट इज व्हाट, एक्स। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड ये कहते हैं कि सर ऑप्शन का प्रीमियम लोअर से लोअर कितना होगा, राइट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा। मतलब लोअर बाउंड को ब्रीच नहीं कर सकता वो और मैक्सिमम वैल्यू को ब्रीच नहीं कर सकता हो, राइट। ऑप्शन का प्रीमियम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहेगा, राइट। तो कॉल के केस में बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू इट्स व्हाट, एस, मतलब ऑप्शन प्रीमियम कैन नॉट गो बियॉन्ड एस। और कॉल के केस में मिनिमम वैल्यू बोल रहा है कि यार कॉल का प्रीमियम लोअर से लोअर या तो एस माइनस पीवी एक्स होगा या फिर जीरो होगा, राइट। जीरो के नीचे तो जा ही नहीं सकता, ना नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन का प्रीमियम, राइट। वैसे ये है आपका पूरा का पूरा ऑप्शन है। अब आते हैं फॉरवर्ड्स में। प्राइस निकालने आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला इट इज एस इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर वॉट, टी। दिस इज द फॉर्मूला। और इसमें मैंने कुछ भी बेनिफिट्स और कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। दिस इज व्हाट विदाउट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स। और अगर सर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट हुआ तो मतलब डिविडेंड हुआ तो, स्टोरेज कॉस्ट हुआ तो, कन्वीनियंस यील्ड हुआ तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो दो स्टाइल है इनकॉर्पोरेट करने का, एक प्रेजेंट वैल्यू स्टाइल है और एक फ्यूचर वैल्यू स्टाइल, राइट। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू स्टाइल लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड प्राइस विथ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, विथ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में दिया है स्टोरेज कॉस्ट कहीं पे खड़ा है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ये जो भी आया अब इसको एक साथ आगे भेज दो, दैट इज वन प्लस आर एफ टू द पावर टी। पहले आप क्या करते थे, अगर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट नहीं है तो हम लोग एस को आगे भेजते थे। अगर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट है तो पहले उसको एडजस्ट कर लो। देखो कॉस्ट को मैंने एडजस्ट किया, स्टोरेज कॉस्ट का जहां पे भी स्टोरेज कॉस्ट खड़ा है उसको पीवी लेके आया, आज पे लेके आया, ऐड कर दिया। जहां पे भी डिविडेंड अमाउंट खड़ा है उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू किया, उसको एडजस्ट किया। अब इसको एक साथ आगे भेज दो, राइट। खाली ध्यान रहे, खाली ध्यान रहे कि सर कौन से बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंसिडर करना है, तो नोट डाल रहा हूँ। वही बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को कंसिडर करना विच आर लाइंग विद इन द मेच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अगर सपोज 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने के दौरान जो भी डिविडेंड कॉस्ट है इंक्लूडिंग मेच्योरिटी, मतलब टी इज इक्वल टू 6 पे भी जो भी डिविडेंड कॉस्ट है, राइट, उसी को कंसिडर करेंगे। 6 महीने के बाद वाले डिविडेंड्स या फिर कॉस्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं, राइट। ये चीज ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट which are, but let me not stretch it, benefits and costs within the maturity of forward contract, ऐसा लिख देते within the maturity of forward contract। ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडिंग मेच्योरिटी भी आ गया, इंक्लूडिंग मेच्योरिटी।
ठीक है। थर्ड वी हैव समथिंग नोन एज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इग्नोर मत करना ये चीज को प्लीज, क्योंकि दे हैव डिस्कस्ड इट, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में सबसे पहले आपको प्राइस निकालने आना चाहिए। सपोज अगर ऐसा बोलता है 4M 3M FRA का प्राइस निकालो, 4M 3M FRA प्राइस क्या होगा? तो सोचने का तरीका, 4+3 क्या होता है? 4+3 होता है 7। तो 4+3 क्या होता है? 7। तो 7 में से हम लोग को 4 हटाना है, तो ये तो 3 आएगा। भाई व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय 4M 3M? इट इज लाइक 4 महीने के बाद 3 महीने के लिए। 4M 3M का क्या मतलब है फ्रेंड्स? 4 महीने के बाद 3 महीने के लिए। इसका मेरे को FRA का प्राइस निकालना है। अरे मैं वो सब में नहीं जा रहा हूँ कि FRA क्या होता है, क्यों होता है, ऑल दैट। उसका कोई स्कोप ही नहीं है अभी। इनफैक्ट मैं जाऊंगा तो भी मेरे को मैसेज आ जाएगा, सर आप फटाफट कराओ, राइट। तो 4M 3M FRA का प्राइस निकालने के लिए अपने को 4+3+7 करने का, 7 में से 4 हटाना है। तो प्राइस का फॉर्मूला इज 7 मंथ वाला जो भी MRR दिया है क्वेश्चन में, 7 मंथ MRR का पीरियोडिक फैक्टर बनाएंगे पहले। अब ये सबको आता है कैसे करते हैं, राइट। 7 मंथ MRR पीरियोडिक फैक्टर डिवाइड बाय 4 मंथ MRR पीरियोडिक फैक्टर। फिर जो भी आएगा इसमें से आप -1 कर देना, फिर इंटू 100 कर देना, इंटू 12 डिवाइड बाई। एकदम मैकेनिकल बना रहा हूँ, कुछ लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब देखना, 4+3 7 में हमने 7 को यूज कर लिया, 4 को यूज कर लिया, बचा क्या? 3। तो डिवाइड बाई 3। यही 3 को हम लोग बोरिंग और इन्वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। 4 महीने के बाद 3 महीने के लिए बोरो या इन्वेस्ट, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 3, राइट। अगर मैं बोलूँ 7 मंथ MRR 4% है, इसका मेरे को पीरियोडिक फैक्टर बनाना है। तो ध्यान रहे MRR हमेशा एनुअलाइज्ड रहता है, दिस 4% इज पर एनम। तो सबसे पहले तो सर 7 मंथ का रेट कितना होगा? तो 7 मंथ का रेट, क्योंकि 4% तो साल का है, तो अपने को 7 मंथ करना है, तो 4 × 7/12, ये जो भी आएगा, राइट, जो भी परसेंट आएगा उसका फैक्टर बनाना है, वो मैंने लिखा है 7 मंथ हमारा पीरियोडिक फैक्टर। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया इन लोगों ने, रिसीव फ्लोटिंग, रिसीव फ्लोटिंग एंड पे फिक्स्ड, रिसीव फ्लोटिंग एंड पे फिक्स्ड का मतलब इन लोग बोलना चाह रहे हैं कि FRA बाई किया हुआ है। तो लोग ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करने वाले FRA बाई, इंस्टेड दे विल यूज रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स्ड, का मतलब बोलना चाह रहे हैं FRA व्हाट बाई किया हुआ है। दूसरा लैंग्वेज क्या होगा? रिसीव फिक्स्ड, रिसीव फिक्स्ड एंड पे फ्लोटिंग। ये लैंग्वेज यूज किया मतलब FRA सेल किया है। खैर, इतना क्विक रिवीजन के लिए काफी है, राइट। अब इसके रिगार्डिंग कुछ अगर मैं मिस कर रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ, राइट, वो आपको तुरंत याद आना चाहिए। हाँ यार, इसमें ये था, दिस वाज जस्ट अ पिकअप। हाँ यार, FRA का प्राइस ऐसे निकालते हैं, FRA बाई करना मतलब क्या होता है, राइट, FRA सेल करना मतलब क्या होता है, राइट। अब आते हैं स्वैप्स में। स्वैप्स, दो टाइप के स्वैप्स को डिस्कस किया है। एक इंटरेस्ट रेट स्वैप,
और सेकंड इज करेंसी स्वैप। आपको पता होना चाहिए कि फीचर्स क्या हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप के क्या फीचर्स हैं, करेंसी स्वैप के क्या फीचर्स है। पहले तो अपने को पता है सर, स्वैप के केस में नोशनल प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप का फीचर सिर्फ नोशनल प्रिंसिपल, नेटिंग फीचर होता है। नेटिंग फीचर। और पेमेंट स्टाइल कैसा रहता है सर, एडवांस सेट पेएबल इन अरियर्स। एडवांस्ड सेट पेएबल इन अरियर्स। ये इंटरेस्ट रेट स्वैप का फीचर्स आपको पता होना चाहिए, राइट। एक लेग इसमें फ्लोटिंग होगा, एक लेग फिक्स्ड होगा। इट इज लाइक इंटरेस्ट रेट पे आपका बेटिंग चल रहा है, राइट। इससे ज्यादा बोलने का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप में एक्चुअल प्रिंसिपल है। एक्चुअल प्रिंसिपल, नो नेटिंग। नो नेटिंग, ये हो गया फर्स्ट बुलेट। सेकंड, स्वैप का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक तो डेफिनेशन आपको पता होगा कि स्वैप is nothing but exchange of series of cash flows, right? Financial swap is an exchange of series of cash flows. ये definition सबको पता रहता है। Second definition is swap is a portfolio. Swap is a portfolio of market forward rate agreements, FRAs, whose sum of value, whose sum of value is zero at initiation. मैं डेलिबरेटली ये वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इसके ऊपर तो सेपरेट क्लास डिवोट करते हैं, राइट। स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ मार्केट एफआरएस, सम ऑफ वैल्यू इज जीरो एट इनिशिएशन। इतना आपको ध्यान में रह गया, मोर देन इनफ है। रिवाइज करते हुए अब डिस्कस करते हैं यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। सर डेरिवेटिव्स को कौन कौन यूज करते हैं। कंपनीज लोग यूज करते हैं, जिसको इशुअर्स बोलते हैं, एंड ऑब्वियसली सर इन्वेस्टर्स लोग भी तो यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इशुअर्स और इन्वेस्टर्स। सर इशुअर्स लोग डेरिवेटिव्स को क्यों यूज करते हैं, ऑब्वियसली टू हेज। और यहां से तीन टाइप का हेजिंग का बात किया हुआ है। एक आपका कैश फ्लो हेज, एक फेयर वैल्यू हेज, और नेट इन्वेस्टमेंट हेज। तो आपको ध्यान रखिए, इशुअर्स के केस में कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू हेज, नेट इन्वेस्टमेंट हेज। सर इन्वेस्टर्स लोग क्यों यूज करते हैं डेरिवेटिव्स को, यहाँ पे ऑब्वियसली टू हेज और टू मॉडिफाई रिस्क एक्सपोजर। और टू मॉडिफाई रिस्क एक्सपोजर। मॉडिफाई का मतलब डेरिवेटिव्स को यूज करके या तो रिस्क को और बढ़ा सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव्स को यूज करके रिस्क को और कम कर सकते हैं।
मॉडिफाई रिस्क एक्सपोजर, ये हो गया आपका यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर आपका है बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स या फिर एडवांटेजेस बोल लो, बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अपने को ब्रॉड पॉइंट्स पता होना चाहिए कि सर क्या है एडवांटेजेस डेरिवेटिव्स का। तो सब पहला तो अपने को पता है सर डेरिवेटिव्स होने से सर वी आर एबल टू हेज, राइट। तो पहला अगेन इन लोगों ने बोला हुआ है हेज और मॉडिफाई रिस्क, और मॉडिफाई। सेकंड, या डेरिवेटिव्स को यूज करके हम लोग ऐसे पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं जो अंडरलाइंग मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। डेरिवेटिव्स को यूज करके हम ऐसे पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं जो अंडरलाइंग मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्टॉक ए, मैं काफी बुलिश हूँ, अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि अगर स्टॉक के ऊपर चले जाता है मैं पूरा का पूरा अपसाइड एंजॉय कर सकूं। हाउएवर अगर स्टॉक के नीचे चला जाता है तो मेरे को कुछ भी सहना ना पड़े। मैं स्टॉक ए में बुलिश हूँ, राइट, लेकिन मेरा प्रेफरेंस क्या है कि अगर स्टॉक के ऊपर चला गया तो मैं पूरा का पूरा अपसाइड एंजॉय करूं। हाउएवर अगर स्टॉक के नीचे चले जाता है तो मैं रिस्क नहीं सहूंगा। तो ऐसा पोजीशन अगर आपको बनाना है तो अंडरलाइंग मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में आना पड़ेगा और आप उस स्टॉक पे कॉल बाय कर लो। कॉल बाय करोगे तो क्या होगा, अगर ए का प्राइस ऊपर चले जाता है तो यू विल गेट द डिफरेंस, और अगर ए का प्राइस नीचे चले जाता है तो कॉल ऑप्शन लैप्स, राइट। तो यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी में लिख रहा हूं बिल्ट पोजिशंस यूजिंग डेरिवेटिव्स which are not available in underlying market। थर्ड बेनिफिट्स क्या है डेरिवेटिव्स का सर, इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, इंफॉर्मेशन डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग। डेरिवेटिव्स को देख के अंडरलाइंग मार्केट के बारे में फोरकास्टिंग किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग। एंड कुछ ऑपरेशनल एडवांटेजेस भी है सर, क्या क्या ऑपरेशनल एडवांटेजेस। जैसे कि सर डेरिवेटिव्स को यूज करके शॉर्ट करना काफी आसान है, इजी टू शॉर्ट सेल्स। सर डेरिवेटिव्स को यूज करके पोजीशन बनाएंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर डेरिवेटिव्स में ना बहुत कम पैसा देके बड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवरेज। तो डेरिवेटिव्स प्रोवाइड्स व्हाट, ग्रेटर लेवरेज। एंड सिंस कम पैसा देके बड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है तो बहुत सारे लोग डेरिवेटिव्स को ही यूज करना चाहेंगे, देयरफॉर डेरिवेटिव्स मार्केट का लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, ग्रेटर लिक्विडिटी। इजी टू शॉर्ट सेल्स, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ग्रेटर लेवरेज, ग्रेटर लिक्विडिटी। और लास्ट में इस डेरिवेटिव्स हेल्प्स इन इंप्रूविंग मार्केट का एफिशिएंसी, इंप्रूविंग मार्केट एफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इंप्रूव्ड मार्केट एफिशिएंसी। ये आपके बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहले क्या डिस्कस किए, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब सर डेरिवेटिव्स में कुछ रिस्क है क्या, हाँ है ना, रिस्क ऑफ डेरिवेटिव्स।
रिस्क ऑफ डेरिवेटिव्स में, सर डेरिवेटिव्स आर बाय डिफॉल्ट लीवर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? इम्प्लिसिट लेवरेज है, बिकॉज कम पैसा देके बड़ा एक्सपोजर, तो इम्प्लिसिट लेवरेज। सेकंड बेसिस रिस्क। सर कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास पोजीशन से, सपोज स्टॉक ए है मेरे पास, मेरे को हेज करने के लिए स्टॉक ए पे जो डेरिवेटिव्स है मेरे को वो यूज करना पड़ेगा, लेकिन सर मार्केट में स्टॉक के रिलेटेड डेरिवेटिव्स है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंडेक्स का डेरिवेटिव्स को यूज करके हेज किया। तो क्या परफेक्ट हेज हुआ कि इम्परफेक्ट हेज हुआ? दिस इम्परफेक्ट हेज, उसी को बोल रहे हैं बेसिस रिस्क। थर्ड इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब अनेबल टू ब्रिंग मार्जिन कॉल, राइट? आपको अगर मार्जिन कॉल आ गया एंड सपोज आप वो मार्जिन कॉल दे नहीं पाए, तो आपका पोजीशन को तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे ना। दैट इज लिक्विडिटी रिस्क, आई एम अनेबल टू ब्रिंग द मार्जिन कॉल, यार लिक्विडिटी रिस्क। देन वी हैव काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, खास करके ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा, दैट टू इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, सीसीपी, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। और इसी से कनेक्टेड है सिस्टमिक रिस्क। तो ये है आपका बेनिफिट्स, यूज एंड रिस्क। यू हैव क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, एक सीडीएस करके भी इंस्ट्रूमेंट होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आपको ध्यान रखना है कि यार सीडीएस में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जिसको हम लोग सीडीएस भी बोलते हैं, थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व, थ्री पार्टीज इन्वॉल्व। एक होता है रेफरेंस एंटिटी, जिसने बॉन्ड वगैरह इशू किया हुआ है। एक होता है प्रोटेक्शन बायर, जिसने इस रेफरेंस एंटिटी का बॉन्ड्स खरीदा है और इसको डर लग रहा है कि सर रेफरेंस एंटिटी कल डिफॉल्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन बाय करेगा, इंश्योरेंस बाय करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन बायर। और सर प्रोटेक्शन बायर अगर इंश्योरेंस बाय कर रहा है तो उसको इंश्योरेंस सेल कौन कर रहा है? प्रोटेक्शन सेल। प्रोटेक्शन सेलर। अब आपको ये पता है जो इंश्योरेंस बाय करता है उसको क्या देना पड़ता है? इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। टू होम? टू इंश्योरेंस सेलर। तो प्रोटेक्शन बायर पेज व्हाट, सीडीएस स्प्रेड टू प्रोटेक्शन सेलर, राइट? ठीक है, तो आई थिंक ये क्विक रिवीजन वाला जो पार्ट है वो मैंने कोशिश किया, राइट? कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली डिस्कस नहीं किया, राइट? उसका जरूरत नहीं, आई थिंक इसके बेसिस पे आपको जस्ट ध्यान आ जाएगा कि हाँ यार डेरिवेटिव्स में क्या क्या था, राइट? एंड जो भी मिस्ड आउट चीज है उसको देख लेना, राइट? कोई भी चीज छोड़ना नहीं है अपने को, राइट? एंड अभी कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा करने का कोशिश मत करना, जितना किया है, जितना पढ़ाई किया है दैट्स मोर देन इनफ, राइट? कुछ भी अभी एक्स्ट्रा करने जाओगे तो फालतू में कंफ्यूजन होगा, राइट? और आपका परफॉर्मेंस एग्जाम टाइम में खराब होगा उसकी वजह से, राइट? जो भी किया हुआ है, जो भी देखा हुआ है, उसको जस्ट ऊपर ऊपर से देखो, ठीक है ना? ओके, सो मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय।